हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि टो सीरीज है। घटना चक्र की ये बुक आती है, उसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो टो सीरीज है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी 50 क्वेश्चन जीएस के दिए हैं वो सभी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 प्रश्न हमारे होंगे करंट अफेयर के और 10 होंगे स्टैटिक जीके के। बाकी 30 प्रश्न जो होंगे उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी सभी को मिला करके दिया गया है। एकदम हूबहू जिस तरह से पिछली बार एग्ज़ाम में आया था पेट के, उसी तरह से ये प्रैक्टिस सेट हमारा डिज़ाइन किया गया है। और सभी प्रश्न जो भी दिए हैं हमने देखा है कि ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को घटना चक्र ने बनाया है। आपको ये सॉल्व करा रहे हैं 50 क्वेश्चन, आपको खुद लगेगा कि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है। पहला ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। देखिए वेदत्रयी में हमारा अथर्ववेद नहीं आता, तो जिस भी ऑप्शन में हमारा अथर्ववेद रहेगा ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमने जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया है हिस्ट्री का, उसमें ये प्रश्न हमने बताया, ये एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेदत्रयी काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न है, ये हमने चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस कराया उसमें कराया है। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक था बिंदुसार, बृहद्रथ, दशरथ, देवमर्मन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ ने उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न हमने हिस्ट्री का जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया है उसमें इसको सॉल्व कराया, ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में दिए हैं सब किसी न किसी एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। बार बार यही प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसलिए ये 50 प्रश्न आप कोशिश करिए कि रट जाइए। जो भी प्रैक्टिस सेट में हम 10 प्रैक्टिस सेट है, 10 प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन है उन सबको आप रट जाइए। आपको हम बता दें कि जो करंट अफेयर का 10-10 क्वेश्चन हम करवाते हैं, इसमें से हमने देखा ग्रुप डी के एनालिसिस में कि 3-4 क्वेश्चन तो इसी प्रैक्टिस सेट से ही पूछे गए हैं। हूबहू सवाल और ऑप्शन दोनों पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाता है। आप यकीन मार के इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन हमारा दिया है अशोक, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार। तो देखिए भारत का नेपोलियन जो है उस किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये बार बार हमको कहने की ज़रूरत ना। जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। तो देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। ये आपको बताना है, जो दिल्ली शासक थे लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बारबक शाह, बहलोल लोधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इसको मार करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। 1906, 1901, 1905, 1903। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और इसकी स्थापना कौन करता है, तो आगा खां करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी याद रखिएगा, आगा खां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे। स्वामी विवेकानंद, सिद्धू मांझी, BR अम्बेडकर, सूर्य सेन। तो देखिए संथाल विद्रोह के एक नेता कौन थे, सिद्धू मांझी थे, ये भी याद रखिएगा। इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं, स से संथाल और स से सिद्धू मांझी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। देखिए आपको ये बताना है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन था इसमें से कौन है जो पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। ऑप्शन दिया है बालकृष्ण नायर, मुकुंद काकती, पुलिथेवर, खुदीराम बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, टीटी कृष्णामाचारी, बलदेव सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह संबंधित किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया था? ऑप्शन दिया है CR दास, तिलक, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। CR फार्मूला हमें किसना? सी राजगोपालाचारी ने, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये राजधानी से पूछा हुआ प्रश्न है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, रोम, ओटावा, ओस्लो। तो देखिए आप एक बार ये सभी प्रश्न अपने आप से खुद लगाने की कोशिश कीजिए। आप टिक करते रहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, अगर कमी है तो उसको सुधारना कहाँ है, ये सब आपको पता चलता रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। देखिए देश राजधानी से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है हमारा, यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करता है, मानक समय का निर्धारण करता है, इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। भारतीय मानक समय का निर्धारण कौन करता है? 82.5 डिग्री ईस्ट। ये जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है, ये भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करता है। और देखिए ये प्रयागराज नैनी से होकर गुजरता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है, ये कंफ्यूज भी कर सकता है कि इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है। ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है? नहीं, क्योंकि ऐसे कई शहरों से ये होकर के गुजरती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये भारतीय मानक समय रेखा का भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 73.0%, 81.5%, 61.0%, 72.0%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, ये देख लीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73.0%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 73.0%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में ये स्थित है हीराकुंड बांध। और आपको ये बताना है कि ये किस नदी पे स्थित है। तो चलिए हम बता देते हैं, ये महानदी पर स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? तो महानदी पर, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। तो देखिए उत्तर प्रदेश ये तो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, पश्चिम बंगाल भी करता है, बिहार भी करता है, लेकिन असम हमारा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST बताना है आपको कि कौन से संशोधन के से ये बिल लाया गया था। चलिए अगले, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन दिया है भारत सरकार, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव, भारत का प्रधानमंत्री। तो देखिए 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर होते हैं भारतीय वित्त सचिव के, ये याद रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो नॉर्मली आप लोग गवर्नर पे टिक कर देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय वित्त सचिव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया हमारा के संथानम, केसी नियोगी, AK चंद, PV राजा मन्नार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? यानी PMSBY का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका सही जवाब देखिए, ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना,
कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PMSBY का जो सही जवाब है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, कृषि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये चालू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अगले किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए कानून के नज़र में सभी लोग एक समान कौन से अधिकार के तहत होते हैं? तो वो है समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? देखिए ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ये दिया है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ये तीनों लोग क्या थे? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति। तो लोकसभा का स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? ऑप्शन दिया हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना किसने की थी? राजस्थान ने की थी, और ये राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर। खाली जगह दिया है दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, यानी आपको बताना है कि कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। अर्धवृत्ति, शंक्वाकार, उछाल, अवतल। तो देखिए कारों के हेडलाइट में हमारा अवतल दर्पण यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को दिष्ट धारा यानी DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा एमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर। तो देखिए एमीटर क्या करता है? ये धारा का मापन करता है एमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर जो है वोल्टेज को और धारा को एक साथ मापने के लिए यानी पावर के रूप में मापता है गैल्वेनोमीटर। रेक्टिफायर से ही हमारा AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है। ये याद रखिएगा कि AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? हमारा वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, ये भी याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ाने का घटाने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। और AC को DC में बदलने के लिए किस युक्ति का यूज किया जाता है? तो रेक्टिफायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा दिया है हाइपो, बोरेक्स, फिटकरी, सूखी बर्फ। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूखी बर्फ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर में खाली स्थान दिया है, शरीर में की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोकोर रोग होता है। यह आपको बताना है कि क्वाशियोकोर रोग जो होता है ये किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन दिया है लौह, विटामिन के, कैल्शियम, प्रोटीन। तो जो ये रोग होता है ये प्रोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? ये आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा पादप है जो मांसाहारी है। ऑप्शन ये है विनस फ्लाई ट्रैप, क्वेकिंग स्पैन, रेड मेपल, पेओनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनस फ्लाई ट्रैप। विनस फ्लाई ट्रैप एक मांसाहारी पादप है। यह अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए
कीटों को खा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 51 नंबर। यहाँ से हमारा करंट अफेयर्स की शुरुआत होती है। चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? ये आपको बताना है कि अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में जो आयोजित थी अमृत समागम सम्मेलन, इसके दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन हमारा उत्सव, दीक्षा, अमृत, अमी। तो देखिए उसके दौरान हमारा उत्सव जो है पोर्टल, इसका शुभारंभ किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है? तो ये आपको बताना है कि जो सर्वाधिक वनावरण किस राज्य में है, ये आपको बताना जो पहले स्थान पे है। पहला ऑप्शन हमारा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वनावरण संदर्भ में पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न हमारा है 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के राजकीय यात्रा पर रहे? ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो 1 से 4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के जो थे रामनाथ कोविंद, वो तुर्कमेनिस्तान के जो है यात्रा पे गए हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियों रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें ज़्यादा आपको कुछ इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया इतना नहीं आएगा। इसमें साफ साफ कहने का मतलब ये है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री कौन जारी, ये जो है सैन्य खर्च कौन जारी करता है? सैन्य खर्च का जो रिपोर्ट होता है वो सिप्री जारी करता है, ये याद रखना है आपको। और जो सिप्री ने रिपोर्ट जारी किया है उसमें विश्व में सैन्य खर्च में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च कौन करता है, उसके बाद कौन करता है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए भारत का स्थान पूछा है, तो पहला है ऑप्शन हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो भारत का स्थान इसमें तीसरा आया है। सिप्री द्वारा जो रिपोर्ट लाई गई है उसमें भारत सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पे है। अब बात आती है कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे अमेरिका है और दूसरे स्थान पे चीन है। इन दोनों देशों के बाद भारत का नंबर आता है। सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पे आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्लुएशन का लॉन्च किया है? देखिए इसमें कुछ नहीं याद करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि फिनक्लुएशन किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो फिनक्लुएशन किसने लॉन्च किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये किसके लिए लॉन्च किया है, तो बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए लॉन्च किया है और किसके साथ मिलकर के? फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? आपको ये बताना है कि PSLV C-52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन हमारा EOS-03, EOS-02, EOS-04, EOS-01। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, EOS-04। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये आपको बताना है कि लता मंगेशकर जो हैं इनको कब भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन दिया है 1999 में, वर्ष 2003 में, 2002 में, 2001 में। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न का पूरा पुरस्कार जो है वर्ष 2001 में दिया गया था। और देखिए इनके और 3 भी पुरस्कार ये प्राप्त की थी इसके अलावा, भारत रत्न के अलावा। पहला पुरस्कार इन्होंने 1969 में प्राप्त किया था। 1969 में कौन सा? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था इनको 1969 में। उसके बाद 1989 में इनको मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1999 में इनको मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार और 2001 में इनको मिला भारत रत्न। ये आप लोग इनसे रिलेटेड प्रश्न याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित हुई? ऑप्शन दिया है राजाजी बाघ अभ्यारण्य, कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, पक्के बाघ अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्के बाघ अभ्यारण्य। पक्का बाघ
अभ्यारण्य कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? देखिए, इसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात क्या है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। वर्ष 2022 से 24, 22 से 25, 22 से 26, 22 से 27। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसमें आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, नैरोबी में, मॉन्ट्रियल में, सिएटल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी केन्या में इसको किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेनमार्क की राजधानी, देखिए यहाँ से हमारा स्टैटिक जीके शुरू होता है। तो पहला हमारा ये प्रश्न है 61 नंबर का। डेनमार्क की राजधानी क्या है? ऑप्शन दिया है कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, वियना, ओस्लो। तो ये आपको बताना है कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है? कोपेनहेगन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चढ़ते हैं। 62 नंबर का प्रश्न हमारा है भांगड़ा, उसके बाद खाली जगह दिया हुआ है, का लोक नृत्य है। यानी ये आपको बताना है कि भांगड़ा जो है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, असम, नागालैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? 1946, 1949, 1945, 1948। तो ये आपको बताना है कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946। अब ये आपको बताना है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है यूनिसेफ का, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ये काफ़ी लोगों को इस प्रश्न का जवाब पता होगा। ऑप्शन हमारा भारत रत्न, पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? भोपाल, लखनऊ, आगरा, ग्वालियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। इसका सही जवाब हो जाएगा रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, पत्रकारिता, खेल, ग्रामीण स्वच्छता। तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ये किससे संबंधित क्षेत्र वाला जो भी पुरस्कार है वो संबंधित क्षेत्र, इस देखिए यूपी ट्रिपल एससी में ये प्रश्न एक पूछा जाता है। तो ये अभी देखिए लेखपाल में ही पूछा गया था इस तरह का प्रश्न। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए संबंधित है। तो महिला सशक्तिकरण ऑप्शन नंबर 1 है, पत्रकारिता, खेल, ग्रामीण स्वास्थ्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पत्रकारिता से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, यानी पुस्तक ये जो लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसको किसने लिखा है? यानी इसके लेखक का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रतन पाठक, असीम मुखर्जी, शांतनु भारद्वाज, नवदीप सिंह गिल। तो देखिए ये जो पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसको किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये आपको बताना है कि संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता। पहला ऑप्शन है सर्विसेज, दूसरा है केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। संतोष ट्रॉफी किसने जीत लिया है? तो केरल ने जीता है। अगला प्रश्न हमारा है मिस वर्ल्ड 2021-22 का खिताब किसने जीता? ओलिविया श्रीसैनी, कैरोलिना बिलावस्का, टोनी एन सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिना बिलावस्का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिना बिलावस्का। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थिति अस्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डल्फिन दिवस के
रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इसमें देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रीय डल्फिन दिवस कब मनाया जाता है और इसकी घोषणा कब की गई है, तो 67वीं बैठक में की गई है। और इसकी जो है घोषणा किसने की, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अस्थायी समिति ने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तो इस तरह से हमारे टोटल 50 प्रश्न जीएस के कंप्लीट होते हैं। ये हमारा था घटना चक्र का टॉ सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारे वीडियो पे आप पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।